Human body is a rigid body. Yes, it is a rigid body up to certain limit. Every body is a rigid body up to certain limit. किसी का इलास्टिक लिमिट ज्यादा है, किसी का इलास्टिक लिमिट कम है. ठीक है, जो प्लास्टिक बॉडी है ना, वो भी फॉर ए स्मॉल लिमिट इट इज इलास्टिक. ह्यूमन बॉडी इज ए रिजिड बॉडी, इट इज इलास्टिक बॉडी. बट अगर कोई बड़ी ज्यादा डिफॉर्मेशन कर दे, कई बार किसी की हड्डी टूट गई, तो वो इलास्टिसिटी तो खत्म हो गई ना उसकी. ठीक है खैरुन. तो इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन फोर्स कितनी लगाई. ठीक है, इलास्टिसिटी है या नहीं है, वो एक पर्टिकुलर हुक्स लॉ में एक कंडीशन है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट्स ओनली. तो इलास्टिक लिमिट डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट होती है. There is a term called as elastic after effect. बेटा ये आफ्टर इफेक्ट जो है, ये वर्ड आफ्टर इफेक्ट बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे हम कोई भी चीज करते हैं, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे बाद में पता चलेगा. तो ये आफ्टर इफेक्ट यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम. कौन सा टाइम? जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाई और फिर हटा भी देते हैं फोर्स को. तो जब फोर्स हटा दी तो क्या हुआ? बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करती है या आ जाती है. ठीक है, बट उसे अगर वो बॉडी, मान लो कोई इलास्टिक बॉडी है और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई, तो उसे अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. इट इज द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस. डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद किसी बॉडी को अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को डिले भी बोलते हैं. इट इज द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर the removal of deforming forces. Time taken by body to regain its original state after the removal of deforming forces. ठीक है, this is one of the terms. Then there is a term called as elastic fatigue. फटीगनेस एक डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है. क्या होता है जब कोई फटीग हो जाए तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है. तो कोई बॉडी इलास्टिक है, ठीक है, ऐसे इलास्टिक है फॉर स्मॉल फोर्सेस, फॉर लार्ज फोर्सेस. मान लीजिए कोई बॉडी इलास्टिक है, बट जब किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर भी बार बार फोर्स लगे, तो उस बॉडी की इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. तो हम ये बोलते हैं कि दैट बॉडी हैज इलास्टिकली गॉट फटीगनेस. इट इज द डिक्रीज, लॉस तो नहीं बोलेंगे, इट इज द डिक्रीज in the elastic strength of a body. Decrease in the elastic strength किसकी वजह से? Due to the repeated stresses. बार बार स्ट्रेस लगाने से. Due to the repeated stresses. बार बार स्ट्रेस लगाने से किसी बॉडी की इलास्टिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिक फटीग. इसलिए क्या होता है, ब्रिजेस को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज. या तो अनसेफ डिक्लेयर कर देंगे या रिपीटेडली उनकी मेंटेनेंस होती है. ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड unsafe after prolonged use. ज्यादा देर यूज करने के बाद ब्रिजेस अनसेफ डिक्लेयर हो जाते हैं.
दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इलास्टिक स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी कम हो गई ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेसेस। ठीक है, क्योंकि देखो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है कि एक बॉडी को टाइम लगेगा अपनी इलास्टिक स्ट्रेंथ रीगेन करने में। अब उससे पहले अगर दोबारा से फोर्स लग गई, ठीक है, तो उसको आने में वो अभी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आई नहीं बॉडी। ये मान लीजिए किसी ब्रिज के अंदर कोई मटेरियल है, कोई जैसे कोई आयरन का पीस डाला हुआ है, ये आयरन पीस है, कोई रॉड है, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ ए ब्रिज। इसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स लगने से सपोज ये ऐसी हो गई, ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा करके थोड़ा मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, ऐसी हो गई, ठीक। फिर इसको वापस आने में टाइम लगेगा। अब क्या है, जब ये थोड़ा ऐसे हो गई, अभी वापस मान लो इतनी ही आई है, तो फिर दूसरी गाड़ी आ गई, फिर नीचे, फिर वापस आ रही, वापस नीचे। तो अभी ये अपनी ओरिजिनल स्टेट रीगेन कर ही नहीं पा रही, उससे पहले ही फोर्स लगे जा रही है, और ये बार बार हो रहा है। तो बार बार होने से क्या होगा, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, इट विल lose its elasticity, its elastic strength will decrease. That is what elastic fatigueness is. फिर बेटा हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए हुक्स लॉ वैलिड होता ही नहीं है, इवन विद इन इलास्टिक लिमिट्स भी वैलिड नहीं होता है। ऐसे मटेरियल्स को इलास्टोमर्स बोलते हैं। Such materials are called as elastomers. For such materials, Hooke's law is not valid. Even within elastic limits. इलास्टिक लिमिट्स में भी हुक्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, रबर एक इलास्टोमर है। एरोटिक वॉल्व होता है which carries blood from the heart to different parts of the body. This is also an elastomer. इलास्टिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। देखो रबर के लिए क्या है, देखिए आप एक रबर बैंड ले लो, ऐसा रबर बैंड। इस रबर बैंड को ना पहले खींचना आसान है, धीरे धीरे इसकी स्टिफनेस बढ़ती जा रही है। मतलब पहले थोड़ी फोर्स लगाते हैं, ज्यादा खींचता है, अब उतनी फोर्स लगाओगे ना कम खींचेगा, फिर उतनी फोर्स लगाओगे और कम खींचता जा रहा है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो मतलब ज्यादा रिजिड हो रहा है विद मोर फोर्स, राइट। और उसके बाद हटा दोगे वापस आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, ऐसा ही एरोटा के लिए भी होता है। एरोटिक वॉल पता ना क्या होता है, इट इज ए लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, बायो वालों ने पढ़ा होगा ये। बट ये भी इलास्टोमर होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो है वो कभी भी, ये जो ग्राफ है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, और अच्छा रिकवर भी नहीं होता है। मतलब जितनी फोर्स पहले लगाई बाद में लगाई वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है मतलब ये नहीं है कि पहले 2 सेंटीमीटर खींचा था 10 ग्राम लगा के, तो अब 10 ग्राम हटा देंगे तो वो 2 का 2 0 हो जाएगा, थोड़ा उसमें वो हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। इसलिए ये जो ग्राफ है वो अलोंग द सेम पाथ रिपीट नहीं होता। एट द एंड हो सकता है वो रबर वैसा ही हो गया, ओरिजिनल स्टेट में आ गया, बट इन बिटवीन वो जो रेशो है वो सेम नहीं रहती। तो ये कर्व जो बनता है ना, इस कर्व को इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। पहले हमने इसको एक्सपैंड किया, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले एक्सपैंड किया मतलब स्ट्रेस बढ़ाई, स्ट्रेन बढ़ा, फिर स्ट्रेस कम की, स्ट्रेन कम हो गया, तो ये इलास्टिक हिस्टेरेसिस होता है। हिस्टेरेसिस वर्ड का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कभी मैच नहीं करते एक्सेप्ट ओरिजिन, जीरो स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन, ठीक है। सच मटेरियल्स डू नॉट, दे नेवर ओबे ओम्स दिस हुक्स लॉ। ओम्स लॉ नहीं, ओम्स लॉ पढ़ा है अभी 11th में 12th में। तो हुक्स लॉ जो है यहाँ वैलिड नहीं है। ऐसे मटेरियल्स को इलास्टोमर्स बोलते हैं।
हमारा जो रबर बैंड है दैट इज एन इलास्टोमर। ठीक है, इलास्टोमर और इलास्टिक में फर्क है। इलास्टिक क्या हुआ, इट रीगेन्स इट्स स्टेट, बट उसमें क्या है, ऐसे जाएगा ग्राफ, फिर वापिस ऐसे, जैसे कल भी हमने किया था। हाँ, इलास्टिक स्ट्रेन से ज्यादा लगाएंगे तो फिर उसमें परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस, इसमें परमानेंट स्ट्रेन नहीं प्रोड्यूस हुई। एक रबर बैंड को खींच लो, मैं एक लिमिट तक, ये नहीं है कि पूरा खींच लो, पूरा ढीला करके तोड़ दो तो बोलो ये तो वैसा हुआ ही नहीं। जब तक उसकी इलास्टिसिटी है तब तक उसके ऊपर फोर्स लगा के हटाएंगे, वापस वैसा ही आ जाएगा, बट वो रेशो सेम नहीं रहती है कि पहले 10 सेंटीमीटर खींचने के लिए 10 ग्राम लगाया, फिर 10 ग्राम लगा के 8 सेंटीमीटर ही खींचा जाएगा, फिर 10 ग्राम लगाएंगे 7 सेंटीमीटर ही खींचा जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन रेशो इज नॉट कांस्टेंट, नेवर कांस्टेंट। ठीक है, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा, इलास्टिसिटी से कुछ एडिशनल टर्म, बेसिक टर्म्स तो हमने पढ़ ली, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उनकी टाइप्स, उनका रिलेशन, फिर हमने कल एक ग्राफ पढ़ा, और फाइनली हमने एनर्जी का कैलकुलेशन किया। ना फाइनली हम कुछ एडिशनल टर्म्स पढ़ रहे हैं, इलास्टिक फटीगनेस क्या हो गया, देन डिले पढ़ लिया हमने, और ये आ गया इलास्टिक हिस्टेरेसिस आ गया, या इलास्टोमर का कॉन्सेप्ट आ गया। इसी में देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशो। Poisson's ratio. This is also an elastic constant, but this is very different. हमने 3 इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े कल तक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये चौथा है। वो तीनों जो है ध्यान से देखना, वो तीनों स्ट्रेस स्ट्रेन की रेशो है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, लेकिन ये जो है ये डिफरेंट है, इसे हम इस लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। It is defined as the ratio of lateral strain, बताऊंगा क्या होता है, lateral strain to longitudinal strain। It is the ratio of lateral strain to longitudinal strain। Lateral strain to longitudinal strain is called as Poisson's ratio। देखो लेटरल स्ट्रेन क्या है, सपोज कोई वायर है आपके पास, इस वायर का इनिशियली डायमीटर है d और इस वायर की लेंथ है l। हमने इस वायर के ऊपर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया, और मान लो लेंथ हो गई l डैश एंड डायमीटर हो गया d डैश, दोनों चेंज होंगे। ऐसा होगा कि लेंथ बढ़ गई और डायमीटर सेम रहा, नहीं होगा। तो ये लेटरल स्ट्रेन जो है, हाउ वी डिफाइन दिस लेटरल स्ट्रेन, राइट, इट इज द रेशियो ऑफ lateral strain is the ratio of change in diameter to the original diameter। It is the ratio of change in diameter to the original diameter। चेंज इन डायमीटर हो गया बेटा आपके पास, यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंगली इट विल बी d डैश माइनस d ओवर ओरिजिनल डायमीटर इज d, so it is equal to माइनस डेल्टा d बाई d। अच्छा, यहाँ माइनस साइन क्यों दिख रहा है वो आपको पता चल गया, क्योंकि डायमीटर कम हुआ है, स्ट्रेच करेंगे तो डायमीटर कम ही हो रहा है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, दिस वी ऑलरेडी नो, it is equal to change in length divided by the original length, so it is equal to L dash minus L by L, so that is delta L by L। माइनस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अगर डायमीटर कम हुआ है तो लेंथ बढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो सिग्मा क्या बना, देयरफॉर
therefore sigma equals to minus delta d by d over delta L by L. So sigma equal to minus delta d by d into L by delta L. ये एक ऐसा इलास्टिक कांस्टेंट है विच इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. बाकी सारे के सारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर होते हैं, लेकिन सिग्मा जो है, सिंस ये दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, न्यूमरेटर में भी स्ट्रेन है, डिनोमिनेटर में भी स्ट्रेन है, दैट इज व्हाई इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में होती है. फॉर ए वायर theoretical values are between 0.5 to 1 without any unit. नेक्स्ट बेटा बात करेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी. There are certain applications of elasticity. Yes, this ratio will always be negative because एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी ना. अगर लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम हुआ, और अगर कंप्रेस कर रहे हो बोलोगे कि डायमीटर बढ़ गया बट लेंथ कम हो जाएगी. इलास्टिसिटी की सबसे जो मेन एप्लीकेशन है मैंने आपको कल बताया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में होती है. स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है कि कहाँ कौन सा बीम डालना है किसी बिल्डिंग में. ठीक है, बीम डालते हैं, पिलर बनाते हैं, उस पिलर में जो मटेरियल यूज करना है, जैसे आयरन की रॉड्स या सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर, वो किस रेशो में रखना है वो डिपेंड करता है कि हम कितने फ्लोर्स बनाने वाले हैं, कहाँ हॉरिजॉन्टल बार बनाना है, हॉरिजॉन्टल पिलर भी बनाते हैं, कहीं वर्टिकल बनाया जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल द जॉब ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर. ये उस पर्टिकुलर जगह की इलास्टिक स्ट्रेंथ एंड द रिक्वायरमेंट, कितना बनाना है, कितना लोड पड़ेगा. अगर कोई बड़ा सा मल्टीप्लेक्स बनेगा तो उसका डिजाइन कुछ और तरह से बनेगा, किसी ने रेजिडेंशियल बनाया तो उसका कुछ और जैसा बनेगा. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है इलास्टिक स्ट्रेंथ जो मटेरियल्स की होती है उनके बेसिस पे चॉइस बनाते हैं कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, कितना डायमीटर रखना है, सरिया मोटा रखना है, पतला रखना है, कितनी बार्स जोड़ के बनाना है. दिस इज ऑल द जॉब ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर. ठीक है, या मेडिकल साइंस में भी मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल लिम्स डिजाइन करने हैं, वहां पर भी जिस भी मटेरियल से वो बनाया जाएगा पार्ट, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है. ठीक है, लेकिन हम इलास्टिसिटी के बेसिस पे एक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ आज कि आपने देखा होगा कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड डीप गोज, गाड़ी नीचे चली गई कहीं, तो एक क्रेन की हेल्प से उसको खींचा जाता है. ठीक है, या लिफ्ट करते हैं गाड़ी को विद द हेल्प ऑफ ए क्रेन, एंड उस क्रेन में ना डिफरेंट रोप्स होती हैं. अब हम यही जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि रोप का डायमीटर कितना रखना पड़ेगा. ठीक है, ये मान लो कोई रोप है, ये रोप ऐसे नीचे भेजेगा, यहाँ से हुक लगा के गाड़ी के साथ इसको जोड़ेंगे और गाड़ी को वो लिफ्ट करेगा ऊपर. तो इस रोप का डायमीटर कितना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना कि इस रोप की इलास्टिक स्ट्रेंथ कम है और हमने गाड़ी तो उठाई बट जैसे आधी हवा में थी अभी तो रस्सी टूट गई. दैट शुड नॉट हैपन. अच्छा, तो बड़ा ज्यादा मोटा भी नहीं लगा सकते, क्यों फालतू में वेस्ट करें हम मोटा वाला वो लगा के रोप.
तो ऑप्टिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 1000 kg के लिए इतना होना चाहिए डायमीटर, कैसे कैलकुलेट करना है मैं सिखाऊंगा अभी। 1000 kg के लिए मान लो आना चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 1000 kg के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम 10,000 kg के लिए कर लेंगे 10 टाइम्स, एक सेफ्टी फैक्टर रख के कि कहीं अगर वेट थोड़ा बढ़ भी गया तो रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, बट उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। 10 टाइम्स अगर करेंगे दैट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो जो भी ये रस्सी यूज कर रही ना, जो इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगी इसके वेट के कारण, मान लो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इसके ऊपर जो गाड़ी का वेट पड़ेगा वो होगा mg, तो इसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ेगा वो होगा mg/a। बताया ना आपको मैंने जब हमने यंग्स मॉडुलस पढ़ा था। तो ये स्ट्रेस लग रहा है ऑन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये स्ट्रेस उस वायर की इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ, ग्राफ याद करो जो कल पढ़ा था, अगर ये स्ट्रेस वायर की इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो उस वायर की इलास्टिक स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेस ज्यादा है इलास्टिक स्ट्रेंथ कम है, तो वायर तो टूट जाएगी, चाहे हम वेट नहीं भी बढ़ाएं, वो अपने वेट की वजह से जो ऑलरेडी है उसकी वजह से वो खिंचती चली जाएगी। सो दैट शुड नॉट हैपन। क्या होना चाहिए, जो जो भी हम वायर यूज करते हैं बेटा, उस वायर की जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है दैट शुड बी मोर देन द स्ट्रेस। एंड व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां जब हम इस रस्सी की बात कर रहे हैं, इस रोप की बात कर रहे हैं, तो रोप का मान लो रेडियस r है, ठीक है, तो वेट होगा mg, तो इलास्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे इट शुड बी मोर देन mg/πr²। व्हाट इज r? r वही रेडियस है जिसको अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो r² है दैट शुड बी ग्रेटर देन mg डिवाइडेड बाय पाई इनटू इलास्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सपोज करो जिस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट करना है वो 10,000 kg है, जिस गाड़ी को लिफ्ट करना है वो 10,000 kg है, तो हम 10,000 kg के लिए नहीं, हम 1,00,000 kg के लिए करेंगे। ठीक है, एज ए सेफ्टी फैक्टर हम 10 टाइम्स ज्यादा वेट एज्यूम करके चलेंगे। सो अगर मैं यहाँ m को ले लूं 10⁵ kg, लेना 10,000 था, 1,00,000 ले लिया। g तो 9.8 का, यहाँ 10 ही ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई तो 3.14 है, जो इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है ना इसकी स्टील की जिससे ये वायर बनती है, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁷ या 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर होता है। दिस इज इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, रफ वैल्यू है, ठीक है, हो सकता है 2.9 इंटू 10⁸ होगा। तो ये सारी वैल्यूज नाउन है या ये वैल्यूज हमें गिवन होंगी, तो हम बोलेंगे r² शुड बी मोर देन 10⁻⁶ आ गया बेटा, ये 10⁵ इंटू 10 डिवाइडेड बाय पाई की जगह लिखूंगा 3.14 इंटू 3 इंटू 10⁸ ठीक है, इलास्टिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो ये आपके पास बन गया 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 9.52। ठीक है, तो मैं बोलूंगा r शुड बी ग्रेटर देन, रफली लिख रहा हूं मैं, इसको मैं 1/3 लिख लूं चलेगा, √9 इज 3, तो 9.52 को भी मैंने 3.01 लिख दो, 3.1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लिखता हूं जस्ट फॉर, 9.42 लिख दो तभी मैं 3 लिखने वाला हूं, इंटू 10⁻⁻1 तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो बोलेंगे r शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 1/3 किसके बराबर है, 1/30 आ गया। 1/3 क्या होता है, रफली 1/3.3 ही होता है, 33 इंटू 10⁻⁻1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ r इज ग्रेटर देन 3.3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देख लो एक बार कैलकुलेशंस, रफ कैलकुलेशंस हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है। दोबारा से देखिए,
elastic strength of the material should be more than the stress applied. Stress is weight per unit area. If this is cylindrical wire, area of cross section will be pi r square. ठीक है, यहाँ पुट करके हम r की कैलकुलेशन करने वाले, इसलिए ये r आ गया। ये वैल्यूज नाउन होती हैं, ये वैल्यूज नाउन होंगी, या आपको न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा इलास्टिक स्ट्रेंथ स्टील का इतना है, ठीक है जी, तो पता ही है, तो वेट कितना उठाना है। ये सेफ्टी फैक्टर हमने 10 टाइम्स लेके 10⁵ के लिए डिजाइन कर रहे हैं बेसिकली। अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो वहां तो लिखा होगा कि मास कितना लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻², और ये 10⁻⁻² मीटर को क्या बोलते हैं? 1/100। 1/100 मीटर इज 1 सेंटीमीटर। 10⁻⁻² मीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻² मीटर क्या हुआ? सेंटीमीटर हुआ, ठीक। तो ये मेरे पास r कितना हो गया? Therefore r should be greater than equal to 3.3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, इक्वल टू भी आ गया इसमें। r should be greater than equal to 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 10⁵ kg वेट उठाने के लिए जो वायर लेनी पड़ेगी उसका रेडियस कम से कम 3.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। उससे ज्यादा जितना मर्जी ले लो, ठीक है, बट हम ज्यादा तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 टाइम्स सेफ्टी रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी वायर चूज करेंगे। अब ये देखो, उसके पास ना बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन सी गाड़ी गिरी है, छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, उसके हिसाब से डिफरेंट रोप्स के ऑप्शन है। वो पुली से वो वाला रोप नीचे फेंकेगा, एक आदमी जाएगा उसको, उसके साथ वो करके आ जाएगा, उसका जो होगा क्या बोलते हैं उसको, हुक में अटैच करके आएगा और उसको लिफ्ट करेगा, ठीक है। सिंस हमने 10 टाइम्स सेफ्टी फैक्टर लिया हुआ है पहले से, तो हम ये बोलेंगे r कितना होना चाहिए। बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, क्यों ज्यादा मटेरियल यूज करें। r शुड बी 3.3 सेंटीमीटर। अब ये कैलकुलेशन होगी ना, अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट समझना। इसका मतलब ये है कि जिस वायर को हम यूज कर रहे हैं फॉर लिफ्टिंग दैट व्हीकल, उस वायर का रेडियस कम से कम 3.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 3.3 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है वायर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो। ये 1 सेंटीमीटर दो इतना रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये वायर तो इतना मोटा सिलेंडर बन गया। हमने 10⁵ के लिए डिजाइन किया, 10⁴ होगा तो कम हो जाएगी। 1 लाख kg नहीं होता है कभी भी किसी का वेट, गाड़ी का स्पेशली। सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है। अब इतनी मोटी वायर तो एक रॉड ही हो गई, तो उस रॉड में फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी ही नहीं। आप खुद इमेजिन करो ना, ये हमारे पास ये जिसमें ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड खड़ा है, ये कितना सही, इसमें कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर इतनी मोटी वायर बनानी है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो तो क्या करेंगे, ब्रेडेड वायर बनाते हैं। ब्रेडेड वायर क्या होती है, पतली पतली वायर्स लेते हैं और उनको ब्रेड कर देते हैं, जैसे चोटी बनाती है ना गर्ल्स, दैट इज ब्रेड, ब्रेडिंग ही तो बोलते हैं उसको भी, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेडेड वायर लेते हैं और इसकी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं। कितनी कर देंगे, ताकि उसका रेडियस कितना हो, 3.3 सेंटीमीटर आ जाए। अब ये ब्रेडिंग करने से क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें, ठीक है। इजीली उसको हम टर्न कर पाएंगे, पुली के ऊपर दोबारा से लपेट लेना है व्हेन द जॉब इज फिनिश्ड। अदरवाइज इतनी मोटी मोटी तारें, वो रॉड्स लेके कौन जाएगा, कौन सा क्रेन जाएगा हवा में ऐसे एंटीना की तरह लटका के, ठीक है। तो टेक्निकली दो चीजें समझनी है। एक तो मैथमेटिकल आ गया कि रेडियस का कैलकुलेशन करना है कैसे है। हमने 10⁵ के लिए किया, 5 kg के लिए। इट कैन बी फॉर 1000 kg, तो 1000 kg के लिए ऑटोमेटिकली आपका ये रेडियस कंफर्टेबल आ जाएगा। बट इतनी मोटी वायर, जितना ये पेन की थिकनेस है ना, इतनी मोटी वायर में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो ब्रेडिंग करके फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लाई जा सकती है। ना, जितना मास दिया होगा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। हमने तो क्रेन में जो रोप यूज होता है उसके लिए कैलकुलेशन की, और उसमें हमने 10 टाइम सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है क्रेन में। मैंने बोला न्यूमेरिकल में आपको जो मास दिया होगा उसमें आपने उसी मास के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, बस इस चीज का ध्यान रखना कि उस वायर की जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेस से ज्यादा होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रेस, जो उसके ऊपर पड़ेगी। अच्छा बेटा, एक चीज और है, हम
यही जो इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके ये भी रफली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्थ के सरफेस पे किसी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। ठीक है, वी नो कि मैक्सिमम हाइट जो है वो माउंट एवरेस्ट की है कितनी, 8848 मीटर, विच इज रफली 8.8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर बोल दो, रफली 9 किलोमीटर। वी नो द हाइट। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सपोज कोई माउंटेन है, सपोज ऐसे रफ कैलकुलेशन है ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और इस माउंटेन की हाइट है h। बेटा जैसे मैंने आपको कल बताया मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगी तो ऐसा नहीं है कि हम ऊपर बनाते जाएं नीचे कुछ नहीं होगा। नीचे इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा जब वेट पड़ना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर तो वो धंस जाएगी नीचे। अब यहाँ भी तो वेट ही पड़ रहा है अर्थ के सरफेस पे। फॉर ए सेकेंड हम ये अज्यूम करेंगे कि माउंटेन ऐसा नहीं है, माउंटेन पूरा सिलेंड्रिकल है। मैंने बोला रफ कैलकुलेशन है, तो रफ कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि ये जो एरिया है ये है ए, कौन सा एरिया जिसके ऊपर ये माउंटेन टिका हुआ है, ठीक है, या माउंटेन के बेस का एरिया, तो अर्थ के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है या कितने स्ट्रेस है, mg/a। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये जो माउंटेन है ये सिलेंड्रिकल है, तो इस माउंटेन का वॉल्यूम कितना होगा, पाई a इंटू एच होगा। ऐसे बताओ, पाई आर स्क्वायर तो एरिया ही हुआ ना, a इंटू एच हुआ, और मास जो है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g/a। पता चला क्या किया? मास इज, यू नो व्हाट इज डेंसिटी, हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पढ़ेंगे भी वैसे। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो, वॉल्यूम a इंटू h, assuming it to be purely a cylindrical form, right? So ये a और a cancel, so what is pressure? Pressure या stress? What is stress on the surface of earth? जो अर्थ के सरफेस पे स्ट्रेस पड़ रही है वो कितनी है, रो जी एच। ठीक है, आप स्ट्रेस का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, अभी इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें हम। रो है ना, रो डेंसिटी का सिंबल, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब इस प्रेशर के कारण, इस स्ट्रेस के कारण ये फोर्स लग रही है ना यहाँ, बेटा जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है, अगर एक सेकेंड के लिए अज्यूम करो, देखो ये रो और जी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ये जो रॉक्स है इनकी डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, या अप्रोक्सीमेटली तो ले ही सकते हैं, हम अर्थ की डेंसिटी होगी, जी फिक्स है, एच अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा, है ना। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो रो जी एच है, दिस शुड बी लेस देन इलास्टिक स्ट्रेंथ। किसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ? अर्थ की इलास्टिक स्ट्रेंथ से रो जी एच जो है वो कम होना चाहिए, मतलब एच शुड बी लेस देन इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी इंटू रो। पता चला? रो जी एच कभी भी इलास्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उससे कम होना चाहिए या एट द मोस्ट बोले उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ रो जी एच तो अर्थ विल लूज इट्स इलास्टिसिटी और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं टॉप सरफेस, ऐसे हो जाएगा नीचे। तो एच शुड बी लेस देन इलास्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय रो इनटू जी, यही कैलकुलेशन। अगेन ये जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है दिस इज सेम एज दैट ऑफ स्टील, अर्थ की,
3 into 10 raised power 8, ये सारा आपको डेटा टेक्स्ट बुक से मिलेगा, मैंने बोला था कल टेक्स्ट बुक पढ़ो, ठीक है। अर्थ की इलास्टिक स्ट्रेंथ या अर्थ के सरफेस की इलास्टिक स्ट्रेंथ भी 3 into 10 raised power 8 है, G10 ले लेंगे। और जो रॉक्स की डेंसिटी है जिससे ये बना, टिपिकली द डेंसिटी ऑफ rocks is 3 into 10 raised power 3 kg per meter cube. So we'll put this value here, 3 into 10 raised power 3 kg per meter cube. So this 3 and 3 will be out. Numerator में 10 raised power 8 और denominator में 10 raised power 4, it will become 10,000. 10 raised power 4 ही है ना, 10 raised power 4 मतलब 10,000. So what we say, what we conclude from here, ये 10,000 मीटर है बेटा, मतलब 10 किलोमीटर। तो इसके बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि h शुड बी लेस देन 10 किलोमीटर। इलास्टिक स्ट्रेंथ या इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके वी कैन रफली कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन। वी विल से कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर रफ कैलकुलेशंस। हमने सिलेंडर लिया, एक्चुअली सिलेंड्रिकल नहीं होता है, ठीक है। हमने ये डेंसिटी ले ली, हो सकता है थ्रू आउट डेंसिटी एक जैसी नहीं हो, ऊपर वाला थोड़ा कम डेंसिटी वाला हो और नीचे थोड़ा ज्यादा सॉलिड रॉक्स हो। रफ कैलकुलेशन की हमने, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रफ कैलकुलेशंस व्हाट इज द रिजल्ट, कि किसी भी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट जो है वो 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है, और है भी नहीं है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दैट इज रफली 9 किलोमीटर, इट इज नॉट ग्रेटर देन 10 किलोमीटर। इन केस कोई ऐसा माउंटेन आ जाता है, किसी कोई प्रोसेस हुआ, कोई कहीं वोल्केनो इरप्शन हुआ, या कोई नया अंदर से समुद्र के अंदर से नया माउंटेन खड़ा हो गया, तो वो भी 10 किलोमीटर से ऊंचा नहीं होगा। जैसे ही वो 10 किलोमीटर पहुंचेगा तो नीचे से जमीन धंसना शुरू हो जाएगी, उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ तो फिक्स है ना, तो एट द मोस्ट द हाइट कैन बी 10 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन हो सकता है बिकॉज ये रफ कैलकुलेशन पे बेस्ड है। There is a term called thermal stress. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे बेटा आपकी असाइनमेंट में। आल्दो थर्मल स्ट्रेस या थर्मल एक्सपेंशन की बात हम थर्मल फिजिक्स में करते हैं, बट यहाँ पर भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्या होता है देखो, ये सपोज करो एक वायर है और इस वायर की ओरिजिनली जो लेंथ है वो L है, जब उसका टेम्परेचर है T। हम क्या किया, हमने इस वायर की लेंथ को बढ़ाया, सॉरी टेम्परेचर को बढ़ाया, T प्लस डेल्टा T कर दिया। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो ऑब्वियसली लेंथ भी बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन, एक्चुअली थर्मल फिजिक्स में आता है। तो इंक्रीज इन लेंथ जो है किस पे डिपेंड करेगा, जो इंक्रीज इन लेंथ है, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, इंक्रीज इन लेंथ इज नंबर 1 is directly proportional to number 1 original length कितनी थी, that is L, and change in temperature. therefore delta L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L डेल्टा T। ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे हम। थर्मल एक्सपेंशन एरियल भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है, यहाँ सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। डेल्टा L is directly proportional to L into delta T. It means that delta L is equal to alpha L into delta T. बेटा ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको या तो पर केल्विन में या पर डिग्री सेल्सियस में हम एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं। So we have delta L by L क्या बना बोलो यहां से। Now this will be useful for us. Delta L by L बना alpha delta T। देख लो इसको एक बार।